आपको पता है मैंने चैप्टर 6 तक के एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो हम आज पढ़ेंगे चैप्टर 7 के एमसीक्यू, जो कि ये हमारा सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड रेवेन्यू, ठीक है। जिसमें हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, डैश स्टेट्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ऐसा कौन सा चीज़ है जो हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है क्वांटिटी और सप्लाई में, ठीक है। किसी कमोडिटी के प्राइस और क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें कौन बताता है? सिर्फ, और अदर चीज़ें जो हैं वो रिमेन कांस्टेंट होती हैं, ठीक है। जैसे इनकम, प्राइस, पॉपुलेशन, ये सब कांस्टेंट होंगी। तो ये हमारा सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई जो है, इसमें हमें पता चलता है कि जो प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसे है, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। ऐसा ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है हमारे। तो ये हमें लॉ ऑफ सप्लाई बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉज ऑफ अपवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग अ सप्लाई कर्व इज़, ठीक है। अगर सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, सप्लाई कर्व हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है और इसके क्या रीजंस हैं? इसका रीजंस होता है कि प्राइस बढ़ रही है, कमोडिटी की प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डैश रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। कौन सा चीज़ हमें बताता है, दिखाता है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी में? तो वो हमें जो सप्लाई कर्व होता है, इसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि जो सप्लाई और जो डिमांड में कितना क्या, प्राइस और सप्लाई में क्या चेंजेस आ रहे हैं और वो क्या, कैसे वो चेंजेस चल रहे हैं, किसका किस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एक्स चेंजेस ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स इनपुट, ठीक है। इसमें बोल रहा है एक कमोडिटी एक्स है, ठीक है, इसकी सप्लाई चेंज हो रही है, ठीक है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि वो फैक्टर्स जो उनके इनपुट्स जो उस पर लगे थे, उसकी प्राइस क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है। द मार्केट सप्लाई कर्व विल बी, तो जो मार्केट सप्लाई का कर्व है वो कैसा होगा, ठीक है। वो मतलब कमोडिटी क्या होगी, क्योंकि उसके प्राइस बढ़ गए तो उसकी सप्लाई क्या होगी, शिफ्ट लेफ्टवर्ड, ठीक है। सप्लाई उसकी कम हो जाएगी, ठीक है, वो कम होने लगेगी, सप्लाई अंदर की तरफ आने लगेगी, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा, अंडर परफेक्ट कंपटीशन पर यूनिट प्राइस रिमेन्स डैश, देयरफॉर एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कोइंसाइड ईच अदर। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर पर यूनिट की जो प्राइस होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। जिसके वजह से जो हमारा मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू होता है वो एक दूसरे से कोइंसाइड करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा कांस्टेंट, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो हमारा प्राइस होता है वो कांस्टेंट होता है, ओके। नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ऑलवेज ड्यू टू डायरेक्ट, price elasticity of supply is always dash due to direct relationship between price and quantity supplies। जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है सप्लाई की, वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। वो हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि जो प्राइस और सप्लाई में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सप्लाई ऑफ पेरिशेबल गुड इज़ इन इलास्टिक। क्या जो पेरिशेबल गुड्स है, जो तुरंत ख़राब होने वाले गुड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या उसकी सप्लाई इन इलास्टिक होती है? यस, उसकी सप्लाई बिल्कुल ही इन इलास्टिक होती है। तो ट्रू, सॉल्यूशन में इसके बताया गया हुआ है, एज पेरिशेबल गुड्स आर नॉट पॉसिबल टू होल्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड। क्यों उसका बिल्कुल इन इलास्टिक होता है? क्यों? क्योंकि हम पेरिशेबल गुड्स को बहुत ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं करके रख सकते, उसके प्राइस घटने और बढ़ने का वेट नहीं कर सकते, इसलिए उसकी जो डिमांड होती है, वो जो उसकी सप्लाई होती है, वो बिल्कुल ही इन इलास्टिक होती है, ठीक है। सप्लाई कर्व्स स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम द राइट टू द लेफ़्ट। जो सप्लाई कर्व है इसमें बोल रहा है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड होती है, तो ये गलत बात है, ये डिमांड कर्व होता है हमारा, ठीक है। डिमांड कर्व ऐसा होता है। सप्लाई, जो लॉ ऑफ सप्लाई हमारा कहता है वो नीचे से ऊपर जाता है, राइट से लेफ्ट जाता है, तो ये हमारा आंसर फॉल्स हो जाएगा। ट्रू गलत है, फॉल्स हमारा सही है, ओके। इसका आप लोग रीजंस पढ़ लीजिए, ठीक है।
लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। कॉमोडिटी अदर थिंग की, इसमें बोलता है प्राइस और जो कॉमोडिटी है सप्लाई कॉमोडिटी की सप्लाई, इन दोनों में ये डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है। इसलिए ये क्या होता है, कभी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता है, कभी भी नहीं, मतलब सप्लाई कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म फेसेस। जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म्स होते हैं वो क्या फेस करते हैं? कांस्टेंट प्राइस होता है उनका, यस उनका जो प्राइस होता है वो बिल्कुल ही क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, फिर क्या होता है दूसरा, कांस्टेंट एवरेज रिवेन्यू। क्या उनके जो एवरेज रिवेन्यू होते हैं वो भी कांस्टेंट होते हैं? यस। तीसरा क्या है, कांस्टेंट मार्जिनल रिवेन्यू। जो उनका मार्जिनल रिवेन्यू होता है वो भी कांस्टेंट होता है, तो यस। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, हेंस इट्स आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज AR कर्व अंडर परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट लुक लाइक। जो हमारा AR कर्व होता है, ठीक है, एवरेज रिवेन्यू कर्व, ठीक है, तो ये एवरेज रिवेन्यू कर्व जो है वो हमारा कैसा दिखता है परफेक्ट कंपटीशन में? ठीक है, तो एवरेज रिवेन्यू को डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है? नहीं, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, इसके पैरेलल होता है, ठीक है, इसके पैरेलल चलता है, तो ये हमारा राइट आंसर है। अपवर्ड स्लोपिंग भी नहीं होता है, वाई एक्सिस के भी पैरेलल नहीं होता है, हेंस इसका आंसर क्या है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। ओके, नेक्स्ट आंसर है हमारा, क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ TR टोटल रिवेन्यू कर्व अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो टोटल रिवेन्यू कर्व कैसा होता है? ठीक है, टोटल रिवेन्यू कर्व कैसा होता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में? स्ट्रेट लाइन नहीं होता, स्ट्रेट लाइन वाई एक्सेस के भी नहीं होता, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, मतलब अपवर्ड स्लोपिंग होता है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, अपने ओरिजिन से। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर है, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन नहीं होता। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से पास करता हुआ ऊपर की तरफ सीधा जाता है, तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ ए फर्म। मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ ए फर्म इज कांस्टेंट थ्रू आउट अंडर। ठीक है, जो मार्जिनल रिवेन्यू होता है फर्म का वो कांस्टेंट होता है कब तक? तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वो क्या होता है, वो पूरी तरीके से कांस्टेंट होता है। ओके, मोनोपोलिस्टिक में नहीं होता है, ओलिगोपोली में नहीं होता है, ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता। ठीक है, तो सिर्फ ये परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, पूरी तरीके से कांस्टेंट होता है, हेंस इसका आंसर है परफेक्ट कंपटीशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा, फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस वुड बी इक्वलेंट टू। जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है वो वहाँ पे प्राइस किसके इक्वल होता है? ठीक है, तो वहाँ एवरेज रिवेन्यू के होता है, नहीं एवरेज रिवेन्यू के होता है। ओके, और मार्जिनल रिवेन्यू के होता है, टोटल रिवेन्यू के नहीं होता है, तो इसमें आंसर होगा बोथ बी, A एंड B। ठीक है, वो किसके इक्वल होता है? एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल होता है। ठीक है, टोटल प्राइस, तो हेंस इसका आंसर होगा बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सपोज टोटल रिवेन्यू इज राइजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। ठीक है, जो टोटल रिवेन्यू है वो बढ़ रहा है, टोटल रिवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन एक कांस्टेंट रेट से ही बढ़ रहा है। अगर 20 है तो 30, जैसे वो बढ़ रहे हैं उसी रेट से बढ़ेगा। ठीक है, एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी आर सोल्ड। लेकिन जो कमोडिटी है उसकी मोर एंड मोर और ज़्यादा यूनिट्स क्या हो रही है, सोल्ड होते जा रही है, तो वहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू क्या होगा? ग्रेटर देन एवरेज रिवेन्यू? नहीं, ग्रेटर नहीं होगा, इक्वल होगा, एवरेज रिवेन्यू के बिल्कुल ही बराबर होगा। ठीक है, टोटल रिवेन्यू एवरेज रिवेन्यू के बराबर होगा, लेस भी नहीं होगा और राइजिंग भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इक्वल टू एवरेज रिवेन्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वेन एवर मार्जिनल रेवेन्यू बिकम निगेटिव। वेन एवर मार्जिनल रिवेन्यू बिकम निगेटिव टोटल रिवेन्यू। जब मार्जिनल रिवेन्यू हमारा निगेटिव हो जाता है, ठीक है, तब टोटल रिवेन्यू हमारा क्या होता है?
बिकम मैक्सिमम, नो, मैक्सिमम तो हो ही नहीं सकता। स्टार्ट इंक्रीजिंग, क्या बढ़ना शुरू कर देगा? नहीं, वो क्या कर देगा? डिक्रीज करना। जब मार्जिनल रिवेन्यू नेगेटिव में जाता है तो टोटल रिवेन्यू वहाँ से क्या करता है? डिक्रीज करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वो स्टार्ट डिक्रीजिंग, रिमेन कांस्टेंट नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्ट डिक्रीजिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हाउ डज टोटल रिवेन्यू बिहेव व्हेन मार्जिनल रिवेन्यू फॉल्स बट रिमेन पॉजिटिव? जो टोटल रिवेन्यू है वो कैसे बिहेव करता है जब मार्जिनल रिवेन्यू घटने लगता है, कम होने लगता है, लेकिन ये पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता, तब टोटल रिवेन्यू कैसा बिहेव करता है? तो तब टोटल रिवेन्यू क्या होता है? इंक्रीज। जब मार्जिनल रिवेन्यू जो है डिक्रीज, माइनस में जाता है, तभी ये फॉल करता है। जब तक ये पॉजिटिव में, तब तक ये क्या करता है? बढ़ता ही बढ़ता है। तो टोटल रिवेन्यू इंक्रीजेज, ओके। तो टोटल रिवेन्यू डिक्रीजेज, नो। टोटल रिवेन्यू बिकम मैक्सिमम, नो। टोटल रिवेन्यू इज कांस्टेंट, नो, ओके। जब ये क्या होगा? जब तक एमआर क्या रहेगा? पॉजिटिव में रहेगा, ये इंक्रीज करता ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? टोटल रिवेन्यू इंक्रीजेस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट अ प्रोड्यूसर्स फाइंड द MC इज लेस देन MR। ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल, एक आउटपुट के पर्टिकुलर लेवल पे प्रोड्यूसर ये देखता है कि जो MC है उसका, ठीक है, वो MR से ज़्यादा है। वॉट विल बी द प्रोड्यूसर टू डू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट? तो प्रोड्यूसर वहाँ पे क्या करेगा अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए? प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो वहाँ पे जब उसका MC कम है, ओके, तो वहाँ पे वो क्या करेगा? अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देगा ताकि उसका MC बढ़ जाए, ठीक है। प्रोड्यूसर विल रिड्यूस, नहीं, रिड्यूस तो नहीं करेगा। प्रोड्यूसर विल मेक नो चेंज इन प्रोडक्शन एज ही इज ऑलरेडी गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट, नो। नन ऑफ द अबव होगा नहीं, क्योंकि प्रोड्यूसर वहाँ पे क्या करेगा? अपना प्रोडक्शन बढ़ा देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द प्रोडक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंक्रीज एक्साइज ड्यूटी ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गिवन गुड। ठीक है, एक गुड था, उस पर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि अब इसकी एक्साइज ड्यूटी क्या है? हम बढ़ा देंगे। व्हाट विल बी इट्स इम्पैक्ट्स ऑन द सप्लाई ऑफ द गिवन गुड्स? तो जब इसकी एक्साइज ड्यूटी इस प्रोडक्ट की बढ़ गई तो इसके सप्लाई पे इसका क्या असर आएगा? सप्लाई ऑफ गुड विल इंक्रीज, नहीं, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका दाम बढ़ जाएगा, ठीक है। इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देयर विल बी नो इम्पैक्ट, नहीं, ये भी गलत है। और नन ऑफ द अबव नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा? सप्लाई कम हो जाएगा, सब, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड विल डिक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट देयर एग्जिस्ट व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई? बाकी सब चीज़ों को तुम कांस्टेंट रखते हो तो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में क्या रिलेशन होता है? तो हम लोग जानते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है, डायरेक्ट होता है। अगर वो बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो वो बढ़ेगा, ठीक है। निगेटिव नहीं होता है, प्रोपोर्शनेट नहीं होता है, कैन नॉट बी एक्सप्लेन, ऐसा नहीं हो सकता। हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन होता है, ठीक है। एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा, हैंस इसका आंसर क्या है? डायरेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ अ फार्मर ग्रोज राइस एंड व्हीट, हाउ विल एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ व्हीट अफेक्ट द सप्लाई कर्व ऑफ राइस? ठीक है, फार्मर ने क्या किया है? राइस और व्हीट दोनों चीज़ उगाए हैं, ठीक है। हाउ विल एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ व्हीट इफेक्ट द सप्लाई कर्व ऑफ राइस? अगर हम व्हीट का दाम बढ़ाते हैं तो राइस के कर्व पे क्या असर आएगा? ठीक है, ऑफकोर्स ही बात है, व्हीट का, आटे का दाम बढ़ जाएगा तो लोग चावल खाना ज़्यादा शुरू कर देगा। सप्लाई कर्व ऑफ राइस विल शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, जो राइस का, ठीक है, इसमें जैसे कि हम लोग जानते हैं डायरेक्ट, तो अगर हम व्हीट का दाम बढ़ाते हैं, ठीक है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इट, तो जो राइस का डिमांड कर्व है, जो राइस का डिमांड कर्व है ना, वो क्या हो जाएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ओके। जैसे कि हम लोग जानते हैं सप्लाई कर्व में बिल्कुल ही उल्टा चलता है, तो इसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर है। सप्लाई कर्व ऑफ राइस विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, नो। सप्लाई कर्व ऑफ राइस विल रिमेन द सेम, नो। देयर विल बी अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ, नहीं, ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि अगर हम एक की प्राइस बढ़ाएंगे तो दूसरे का क्या हो जाएगा? कंजप्शन बढ़ जाता है। सप्लाई कर्व विल राइज विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, इसका क्या हो जाएगा? कर्व लेफ्ट की तरफ बढ़ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? स्लोप
ऑफ द सप्लाई कर्व्स मेजर्स द रेट एट विच, जो स्लोप होता है सप्लाई कर्व का हम लोग उसको कैसे मेजर्स करते हैं, किस रेट पे मेजर्स करते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस, नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड उसके प्राइस से रिस्पेक्ट में नहीं चेंज करते हैं। क्वांटिटी सप्लाइड, कि उसका प्राइस बढ़ा या घटा तो हम उसको कितना सप्लाई दे पा रहे हैं, ठीक है, हम लोग इससे हमेशा मेज़र करते हैं सप्लाई कर्व में, और डिमांड कर्व में डिमांड से करते हैं, ठीक है। क्वांटिटी प्रोड्यूस चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस, ठीक है, नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस, हेंस का आंसर हो जाएगा क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द सप्लाई कर्व शिफ्ट टूवर्ड्स इट मीन्स दैट देयर इज़, अगर सप्लाई कर्व राइट की तरफ बढ़ रहा है तो इसका क्या मतलब है। अ डिक्रीजेज इन सप्लाई, सप्लाई कम हो रहा है, नहीं, ठीक है, सप्लाई कम नहीं हो रहा है। एंड इंक्रीज इज क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रहा है, नहीं। इंक्रीज इन सप्लाई मतलब उस चीज़ की सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, उस चीज़ की सप्लाई बढ़ रही है। डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, नहीं, मैं अगर लेफ्ट तरफ जा रहा है तो मतलब उस चीज़ की सप्लाई बढ़ रही है, ओके, राइट की तरफ जा रहा है तो हेंस इसका आंसर होगा इंक्रीज इन सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व ऑफ ए गुड, इन केसेस में से किस में हम लोग सप्लाई कर्व को का शिफ्ट होना अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है, ऑफ डज नॉट कॉज शिफ्ट ऑफ अ सप्लाई कर्व ऑफ ए गुड। प्राइस ऑफ इनपुट, जब इनपुट का प्राइस चेंज हो, नहीं। प्राइस ऑफ द गुड, जब प्राइस चेंज होती है गुड्स की तो क्या होता है, सप्लाई कर्व का शिफ्ट होना अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका अगर गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं होता, सब्सिडी नहीं होता, ठीक है, प्राइस ऑफ द गुड्स को हम लोग मानते हैं, ठीक है। प्राइस ऑफ द गुड्स से क्या होता है, डज नॉट कॉज शिफ्ट ऑफ अ सप्लाई कर्व ऑफ ए गुड, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्राइस ऑफ द गुड। नेक्स्ट क्या है हमारा, चेंज इन सप्लाई रिफर्स टू, अगर सप्लाई में चेंज आ रहा है तो क्या होता है इसका मतलब, एंड अपवर्ड ऑन डाउनवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, ठीक है, अगर सप्लाई में कोई भी चेंज आएगा तो या उसका कर्व क्या होगा, अपवर्ड स्लोप होगा या तो डाउनवर्ड स्लोप होगा, ठीक है। एंड अपवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई, नहीं, ये नहीं होगा, अगर चेंज आ रहा है तो कुछ भी हो सकता है ऊपर नीचे। एंड अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व, नहीं, ये भी नहीं होगा, अलॉन्ग द नहीं होगा, शिफ्ट होगा, ठीक है। अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व, नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है, अपवर्ड या डाउनवर्ड कुछ भी शिफ्ट हो सकता है, हेंस इसका आंसर होगा एन अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यू टू चेंज इन प्राइस इफ़ देयर आर मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है, प्राइस में चेंज होने के वजह से जो उसके सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, ठीक है, प्रोपोर्शनेट चेंज जितना आना चाहिए उससे ज़्यादा चेंज आया है, द सप्लाई इज़ कंसिडर्ड टू बी, तो उस केस में हम लोग सप्लाई को क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक, नहीं, रिलेटिवली इन इलास्टिक, नहीं, उसमें हम लोग रिलेटिवली इलास्टिक बोलेंगे, ठीक है, कि रिलेटिवली इलास्टिक है, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं बोलेंगे, हेंस इसका आंसर हो जाएगा रिलेटिवली इलास्टिक। नेक्स्ट है हमारा, अ मैन्युफैक्चरर सप्लाइज गुड्स इन सच अ वे दैट इफ़ द प्राइस राइजेज बाई 10% दे आर प्रिपेयर टू सप्लाई 15% मोर, ठीक है, एक सब मैन्युफैक्चरर है वो अपने गुड्स को इस तरीके से सप्लाई करता है कि अगर प्राइस 10% बढ़ेगी तो वो क्या कर देगा, अपने सप्लाई को 15% बढ़ा देगा, ठीक है। इन दिस केस इलास्टिसिटी विल बी बेस्ट डिस्क्राइब, तो इस केस में हम लोग इलास्टिसिटी कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इन इलास्टिक बोलेंगे, नहीं, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है, मतलब वो ज़्यादा ना बढ़ा देगा, 10% बढ़ा, वो 15% सप्लाई बढ़ा दिया, तो मोर देन यूनिटरी इलास्टिक बोलेंगे, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक नहीं बोलेंगे, हेंस इसका आंसर क्या है, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एन इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई, ठीक है, मतलब अगर सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे इस केस में हम लोग मानते हैं कि मतलब प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तभी वो ज़्यादा सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, क्या ऐसा होता है, अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ अ कमोडिटी एट डिक्रीज प्राइस, क्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमोडिटी कम प्राइस में मिल रही है, नहीं,
अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी एट इंक्रीज प्राइस, नहीं वहाँ ज़्यादा प्राइस पे भी नहीं मिल रही है। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एट इंक्रीज प्राइस ऑफ ए रिलेटेड गुड, क्या उसके रिलेटेड गुड से भी ज़्यादा प्राइस में मिल रही है, नहीं। सही आंसर इसमें क्या है हमारा, अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एट इंक्रीज प्राइस, ठीक है, हमें ज़्यादा सामान भी मिल रहा है और ज़्यादा कमोडिटी एट इंक्रीज प्राइस, और उसके प्राइस भी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा प्राइस पे हमें ज़्यादा सामान मिल रहा है, ये मतलब होता है। हेंस इसका आंसर है अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एट इंक्रीज प्राइस, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी हमें मिल रही है ज़्यादा प्राइस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी शोज इलास्टिसिटी सप्लाई, ठीक है, इन सब में से क्या मतलब इलास्टिसिटी सप्लाई को शो करता है, उसके प्राइस को, 0, 0.5, 1.0, 1.5, ठीक है, 1.5 शो करता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बिहेवियर ऑफ एवरेज रिवेन्यू इज डैश व्हेन टोटल रिवेन्यू इंक्रीज एज कांस्टेंट रेट, जो एवरेज रिवेन्यू है वो क्या होगा जब टोटल रिवेन्यू इंक्रीज कर रहा है अपने कांस्टेंट रेट से, ठीक है, तो हमारा जो एवरेज रिवेन्यू है वो भी कांस्टेंट रेट से कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। व्हेन TR इज मैक्सिमम, टोटल रिवेन्यू इज मैक्सिमम, मार्जिनल रिवेन्यू इज, जब टोटल रिवेन्यू अपने मैक्सिमम पे होता है, ठीक है, तो मार्जिनल रिवेन्यू वहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, जब मार्जिनल रिवेन्यू 0 हो जाता है तब TR अपने मैक्सिमम पे पहुँच जाता है, ठीक है, और जब ये निगेटिव होता है तो ये डिक्लाइन करना शुरू कर देता है, तो यहाँ पे आंसर हमारा होगा 0, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड, जो सामान बेच के हमें पैसा मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं, ऑफ कोर्स ये बात है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, AR कर्व ऑलवेज रिमेन अबव MR कर्व, जो AR का एवरेज रिवेन्यू का जो कर्व है वो हमेशा मार्जिनल रिवेन्यू के कर्व से ऊपर होता है, क्या ये सही बात है, हाँ तो ये ट्रू है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। MR बिकम्स 0 एंड निगेटिव बट AR कैन नेवर बी 0, ठीक है, जो MR है हमारा वो 0 हो सकता है लेकिन जो हमारा AR है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए हमारा इसका आंसर है MR बिकम्स 0 एंड निगेटिव बट AR कैन नेवर बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन AR फॉल्स MR फॉल्स फास्टर देन AR, जब AR गिर रहा है तो MR क्या हो रहा है, उससे ज़्यादा तेज़ी से फॉल होने लग रहा है, ठीक है, तो क्या ये सही होता है, हाँ तो ये सही होता है, ओके। जब AR डिक्रीज़ करता है तो ये निगेटिव में चलता है, ओके, उससे ज़्यादा तेज़ से डिक्रीज़ करता है। MR डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ ट्वाइस देन AR, ये इससे दुगनी स्पीड में क्या करता है, डिक्रीज़ करना शुरू करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन MR फॉल्स AR फॉल्स, क्या जब MR डिक्रीज करता है तो AR भी उसके साथ डिक्रीज करता है, तो यस इट इज़ ट्रू, ठीक है, जब MR डिक्रीज करता है तो AR भी डिक्रीज करता है, AR MR बोथ डिक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद द फॉल इन प्राइस सप्लाई टेंड्स टू इंक्रीज, क्या जब प्राइस घटती है तो सप्लाई उसकी बढ़ती है, नहीं, जैसा कि हम लोग जानते हैं प्राइस और सप्लाई में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है, तो ये आंसर गलत होगा। देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड गुड्स, ठीक है, प्राइस और गुड्स में हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है सप्लाई के केस में, एंड कंसिक्वेंट चेंज इट सप्लाई हैंस फॉल इन प्राइस, ठीक है, अगर सप्लाई में कोई भी चेंज आया है, मतलब अगर सप्लाई गिरी है तो उसका प्राइस भी क्या हुआ है, गिरा है, ओके, सप्लाई टेंड्स टू बी डिक्रीज, ठीक है, तो अगर प्राइस उसकी कम हुई है तो सप्लाई भी क्या हुआ है, कम हुआ है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और